हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आज हम आप लोग को यूपी जी के विद करंट, जो यूपी की करंट है उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस। आज आपको क्वेश्चन देख के ही मजा आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस हमारे कैसे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक यूपी के किस जनपद में हुई थी? यूपी के किस जनपद में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक यूपी के किस जनपद में हुई थी? तो यूपी के इलाहाबाद में हुई थी। आंसर हमारा होगा इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है। वर्तमान में जो प्रयागराज है किसने करवाई थी? तो जॉर्ज मूले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक यूपी के किस जनपद में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। और किसने? जॉर्ज मूले ने। सन था हमारा 1888। तो अब ये भी क्वेश्चन करते तो प्रयागराज में कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो इलाहाबाद में टोटल, अगर हम कुल की बात करें तो 11 बैठक हुई थी। टोटल 11 बैठक हुई थी। तो प्रथम बैठक इलाहाबाद में हुई थी। तो आप क्वेश्चन आ भी सकता है कि अंतिम बैठक कहाँ हुई थी? तो बात करते हैं अंतिम बैठक की। अंतिम बैठक हुई थी मेरठ में सन 1946 में। मेरठ में 1946 में। अब बात कर लेते हैं कानपुर की। तो कानपुर में टोटल 6 बैठक हुई थी। तो एक क्वेश्चन से हमारे 3 क्लियर हो गए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक यूपी के किस जनपद में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। कुल कितनी बैठक इलाहाबाद में हुई थी? तो 11 हुई थी। किसने करी? जॉर्ज मूले सन 1888 में। और अंतिम बैठक मेरठ में हुई थी 1946 में। मेरठ में कुल कितनी बैठकें हुई? तो मेरठ में टोटल 1 बैठक हुई थी, एक जो अंतिम थी। और कानपुर की बात करें तो कानपुर में टोटल 6 बैठकें हुई थी। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि वैष्णव धर्म के संस्थापक थे। तो वैष्णव धर्म के संस्थापक निम्बार्क थे। निम्बार्क। तो ये कौन से संप्रदाय के थे? सनकादी संप्रदाय के थे। सनकादी संप्रदाय। तो ये क्या है? विष्णु की पूजा करने वाले। विष्णु की पूजा करने वाले। तो वैष्णव धर्म के संस्थापक निम्बार्क, जो सनकादी संप्रदाय के थे, विष्णु की पूजा करने वाले थे। इसी में क्वेश्चन बनता है हमारा कि मथुरा की रक्षा करने वाले देवता। मथुरा की रक्षा करने वाले देवता। तो मथुरा की रक्षा करने वाले कौन से देवता हैं? तो शंकर। तो वैष्णव धर्म के संस्थापक निम्बार्क। कौन सा संप्रदाय? तो सनकादी संप्रदाय। विष्णु की पूजा करने वाले थे। इसी में क्वेश्चन बनता है कि मथुरा की रक्षा करने वाले देवता तो कौन थे? शंकर थे। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि काशी को भारत का एथेंस किसने कहा? तो काशी को भारत का एथेंस किसने कहा? तो काशी को भारत का एथेंस टेवर्नियर ने कहा था।
तेवर। तो काशी को क्वेश्चन आ सकता है, काशी को भारत का एथेंस किसने कहा था? तो टेवर्नियर ने कहा था। ये कहाँ का था? तो यूरोप का ऐतिहासिक था, यूरोप का ऐतिहासिक, यूरोप का ऐतिहासिक। अब बात करते हैं काशी की। तो काशी को हम लोग मुक्ति नगरी भी बोलते हैं, मुक्ति नगरी। मुक्ति नगरी हो गया पंडा नगरी, पंडा नगरी हो गया। मंदिर तथा घाट, मंदिर तथा घाट। भारत का एथेंस, भारत का एथेंस। यूपी की संस्कृति, यूपी की संस्कृति, यूपी की संस्कृति। तो इस क्वेश्चन से हमारे कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? भारत को, काशी को भारत का एथेंस किसने कहा था? तो टेवर्निया ने कहा था। ये कहाँ का था? यूरोप का ऐतिहासिक था। इसी बात को आते हैं, काशी को मुक्ति नगरी भी बोलते हैं, पंडा नगरी भी बोलते हैं, मंदिर तथा घाट, भारत का एथेंस और यूपी की संस्कृति, ये सब काशी को बोला जाता है। तो इतने नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप सभी को लोग क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए इतने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि चंदावर की, चंदावर की, चंदावर की भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है। तो चंदावर की भौगोलिक स्थिति है, तो आंसर होगा यूपी के, यूपी के इटावा जनपद के, यूपी के इटावा जनपद के, यूपी के इटावा जनपद के यमुना नदी के, यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। तो क्वेश्चन हमारा चंदावर की भौगोलिक स्थिति है, तो यूपी के इटावा जनपद के यमुना नदी के तट पर। अब बात कर लेते हैं हम कन्नौज, जो विजय ग्राम का युद्ध था। तो कन्नौज, कुछ क्वेश्चन इसी में समझाते चल रहे हैं। तो कन्नौज, कन्नौज में हुआ था विजय ग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध, तो बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। अब क्वेश्चन आता है बिलग्राम का युद्ध 1540 में तो हुआ था, लेकिन किसके बीच हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था, हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। तो चंदावर की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो चंदावर की भौगोलिक यूपी के इटावा जनपद के तट, यमुना नदी के तट पर। इसी में दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं, बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम का कन्नौज में हुआ था, तब सन 1540 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। इसी तरह अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, सभ्यता से संबंधित यूपी का कौन सा क्षेत्र है? यूपी का कौन सा क्षेत्र है? तो क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यूपी का कौन सा क्षेत्र है? अगर हम इसमें ऑप्शन देखते हैं, पहला आता है रोपड़,
बी आता है मांडा, ऑप्शन सी आता है बनवाली, और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है कि हुलास। तो बताएं आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यूपी का कौन सा क्षेत्र है? अगर हम बात करें रोपड़ की, तो रोपड़ हमारा पंजाब में है। रोपड़ हमारा पंजाब में है, और मांडा, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू और कश्मीर में। बनवाली, बनवाली हमारा हरियाणा में है। बचा हमारा हुलास, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। हुलास हमारा यूपी में है, यूपी में सहारनपुर, सहारनपुर यूपी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यूपी का कौन सा क्षेत्र है? तो हुलास, जो कि सहारनपुर यूपी में है। तो अगर बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का, यूपी का उत्तरी जिला। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है, उत्तरी जिला है, जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है, जो कि 3 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? पहला तो हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड, दूसरा आता है हमारा हरियाणा, हरियाणा, और तीसरा आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, से सीमा बनाता है। तो हुलास सहारनपुर में यूपी में है, यूपी का उत्तरी जिला सहारनपुर होता है, और ये 3 राज्यों से सीमा बनाता है, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 3 राज्यों से सीमा बनाता है। अब बात करते हैं हम, एक तो है मांडा, हम बात करें अगर मांडी की, मांडी, तो ये कहाँ है? मांडी, तो मांडी हमारा मुजफ्फरनगर यूपी में है, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर यूपी में है। मांडी, अगर क्वेश्चन में आता है कि मांडी, मांडी कहाँ है, तो मांडी हमारा मुजफ्फरनगर यूपी में है। इसे हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, मांडी को हड़प्पा सभ्यता में चीनी का, चीनी का कटोरा कहा जाता था, कटोरा कहा जाता था। तो हमारा एक क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यूपी का कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन था रोपड़, मांडा, बनवाली, हुलास। तो रोपड़ हमारा पंजाब में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, बनवाली हरियाणा में, तो रहा बचा हमारा हुलास। तो हुलास जो कि हमारा यूपी के सहारनपुर में स्थित है, यूपी के सहारनपुर में स्थित है। बात करें सहारनपुर की, तो यूपी का उत्तरी जिला है, जो कि 3 राज्यों से सीमा बनाता है, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये 3 राज्यों से सीमा बनाता है। अगर हमारे क्वेश्चन में आ गया मांडा ना देकर यहाँ देता मांडी, तो मांडी हमारे यूपी के मुजफ्फरनगर में है, जिसे हड़प्पा सभ्यता में चीनी का कटोरा कहा जाता था। तो इतने क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर आता है, काकोरी कांड से, काकोरी कांड से, काकोरी कांड से संबंधित नहीं था, संबंधित नहीं था, काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो ऑप्शन हमारा था, एक राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, बी थे खुदीराम बोस,
रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, खुदीराम बोस, रोशन सिंह और आसफ उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। तो अशफाक उल्ला खां। तो काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं था? क्वेश्चन हमारा है काकोरी कांड से संबंधित नहीं था, तो काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं था? तो खुदीराम बोस। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। काकोरी कांड से खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यूपी के किस जिले में, यूपी के किस जिले में, यूपी के किस जिले में बहू बेगम का मकबरा स्थित है? तो क्वेश्चन हमारा है यूपी के किस जिले में बहू बेगम का मकबरा स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो हमारा फैजाबाद। बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में स्थित है, जिसे वर्तमान में अयोध्या कहते हैं। अयोध्या। अब बात करें बहू बेगम का मकबरा, तो इसे पूरब का, बहू बेगम का मकबरा तो इसे पूरब का ताजमहल कहा जाता है। पूरब का ताजमहल। तो यूपी के किस जिले में बहू बेगम का मकबरा स्थित है? तो फैजाबाद। वर्तमान में अयोध्या। बहू बेगम के मकबरे को पूरब का ताजमहल कहा जाता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आता है कि 1924 में कानपुर के षड्यंत्र में कानपुर के षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, शामिल नहीं थे। तो 1924 में कानपुर के षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, तो कौन से व्यक्ति थे जो 1924 में कानपुर के षड्यंत्र में शामिल नहीं थे? तो वो है M.A. अंसारी। M.A. अंसारी। M.A. अंसारी 1924 में कानपुर के षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत का पहला, ये हमारा करंट का क्वेश्चन है, भारत का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ, भारत का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ है? तो भारत का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर यूपी। भारत का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर यूपी। अगर क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि मनोरथा गौशाला कहाँ है, सॉरी गौशाला मनोरथा, अगर बात कर लें गौशाला, अगर मानो कि क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे पेपर में कि गौशाला मनोरथा यूपी के किस जनपद में स्थित है? तो लखनऊ। 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 तो क्वेश्चन था काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। कौन से व्यक्ति थे जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? तो वो थे हमारे खुदीराम बोस। इसे दूसरा कहते हैं यूपी के किस जिले में बहू बेगम का मकबरा स्थित है? तो फैजाबाद, जो कि वर्तमान में अयोध्या है। इसे पूरब का ताजमहल भी कहा जाता है। 1924 में कानपुर के षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, तो M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। भारत का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर यूपी। अगर क्वेश्चन आता है गौशाला मनोरथा कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। इतना क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है इसी तरह, हीरा उत्पादन के लिए यूपी का प्रसिद्ध जिला, हीरा उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए, हीरा उत्पादन के लिए यूपी का प्रसिद्ध जिला, यूपी का प्रसिद्ध जिला। तो हीरा उत्पादन के लिए यूपी का प्रसिद्ध जिला, तो आंसर हमारा आता है कालिंजर बांदा, कालिंजर बांदा, कालिंजर बांदा। तो यूपी हीरा उत्पादन के लिए यूपी का प्रसिद्ध जिला तो कालिंजर बांदा। अगर बनकर कालिंजर किला कहाँ है तो बांदा, कालिंजर किला भी हमारा बांदा में स्थित है, कालिंजर किला। तो कालिंजर किला भी हमारा बांदा में स्थित है। अब इससे क्वेश्चन और बन सकता है कि बांदा किस नदी के तट पर स्थित है, बांदा किस नदी के तट पर स्थित है, बांदा हमारा केन नदी के तट पर स्थित है, केन नदी के तट पर स्थित है। तो बांदा हमारा केन नदी के तट पर स्थित है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है यूपी के किस जिले में, यूपी के किस जिले में, यूपी के किस जिले में लाल दरवाजा स्थित है, दरवाजा स्थित है। तो क्वेश्चन हमारा था यूपी के किस जिले में लाल दरवाजा स्थित है, तो यूपी के किस जिले में लाल दरवाजा स्थित है तो जौनपुर, आंसर हमारा होगा जौनपुर। तो यूपी के किस जिले में लाल दरवाजा स्थित है तो जौनपुर में स्थित है। जौनपुर से और क्वेश्चन आते हैं थी अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद कहाँ है तो अटाला मस्जिद जौनपुर में है। इसी तरह आता है कि जामा मस्जिद या जामी मस्जिद, तो जामी मस्जिद भी जौनपुर में ही है। तो एक से 3 क्वेश्चन तैयार हो गए हमारे। अगर क्वेश्चन आ जाता कि अटाला मस्जिद कहाँ है तो यूपी के जौनपुर में है, जामी मस्जिद भी यूपी के जौनपुर में और लाल दरवाजा भी जौनपुर में स्थित है। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध 1781 में बनारस से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बनारस से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो क्वेश्चन हमारा अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1781 में बनारस से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो 1781 में बनारस से विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था, राजा चेत सिंह। तो किसने किया था, राजा चेत सिंह ने सन 1781 में बनारस से विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, किसान सभा की स्थापना। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में सन 1936 में हुई थी, लखनऊ में सन 1936 में आई होगी। तो हीरा उत्पादन के लिए यूपी का प्रसिद्ध जिला तो जिला कालिंजर बांदा, जो कि बांदा में है। बांदा किस नदी के तट पर स्थित है, तो बांदा के नदी के तट पर स्थित है। कालिंजर का किला वो भी बांदा में ही है। यूपी के किस जिले में लाल दरवाजा स्थित है, तो जौनपुर, जहाँ अटाला मस्जिद भी है और जामी मस्जिद भी स्थित है।
इसी तरह अगला क्वेश्चन था, अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1781 में बनारस से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी और सन 1936 में हुई थी। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सन 1856 में अवध का ब्रिटिश में विलय अवध का ब्रिटिश में विलय तो सन 1856 में अवध का ब्रिटिश में विलय, तो अवध का ब्रिटिश में विलय किसने कराया था? तो उस समय हमारा लॉर्ड डलहौजी कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। तो उस समय अगर क्वेश्चन आ सकता है तो ये एक तो क्वेश्चन था, सन 1856 में अवध का ब्रिटिश में विलय किसने करवाया? तो लॉर्ड डलहौजी थे उस समय। अब किस नीति के दौरान? तो राज्य हड़प नीति थी हमारी, राज्य हड़प नीति। एक तो क्वेश्चन होगा किस नीति के दौरान? तो राज्य हड़प नीति। अगर बात करें उस समय अवध का नवाब कौन था? क्वेश्चन आ सकता है उस समय अवध का नवाब कौन था? तो अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। उसमें अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। तो क्वेश्चन था हमारा सन 1856 में अवध का ब्रिटिश में विलय किसने करवाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किस नीति के दौरान? तो राज्य हड़प नीति। उस समय अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। ये अवध का अंतिम नवाब भी था, हाँ, वाजिद अली शाह। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि मंगल पांडे सिपाही थे। मंगल पांडे सिपाही थे। तो मंगल पांडे थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। तो मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। अगर बात करते हैं मंगल पांडे का जन्म, मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो मंगल पांडे का जन्म यूपी के बलिया में हुआ था। बलिया के नगवा गांव बलिया में हुआ था, या फिर कहें तो बलिया के नगवा नामक गांव में हुआ था। तो मंगल पांडे सिपाही थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे, जन्म नगवा गांव बलिया में हुआ था। अब अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी बैरकपुर में। मृत्यु इनकी हुई थी बैरकपुर में। तो क्वेश्चन था मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के, जन्म नगवा गांव बलिया में हुआ था, मृत्यु इनकी बैरकपुर में हुई थी। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा कि महलवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई? कहाँ लागू की गई? तो महलवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई? तो महलवाड़ी प्रथा यूपी में, उत्तर प्रदेश में 3 राज्यों में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश सहित 3 राज्यों में लागू की गई थी और सब सन 1833 में। सन 1833 में मैप की व्यवस्था भी महलवाड़ी प्रथा से ली गई है। मैप की व्यवस्था, अगर हम बात करें मैप की व्यवस्था, क्वेश्चन आ सकता है मैप की व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो मैप की व्यवस्था महलवाड़ी प्रथा से ली गई है। महलवाड़ी
प्रथा से ली गई है। तो क्वेश्चन था महालड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई, तो महालड़ी प्रथा उत्तर प्रदेश में। और मैप की व्यवस्था महालड़ी प्रथा से ली गई है। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फिश मार्केट तो एशिया की सबसे बड़ी फिश मार्केट कहाँ है, तो फिश मार्केट सबसे दूसरी बड़ी मुरादाबाद यूपी में है। मुरादाबाद यूपी। तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फिश मार्केट मुरादाबाद यूपी में। तो इतने क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि 84 गुंबद कहाँ स्थित है। 84 गुंबद कहाँ स्थित है, तो 84 गुंबद कहाँ स्थित है, 84 गुंबद जिला जालौन में स्थित है। जालौन अब जालौन आई गया तो जालौन की बात करते हैं। जालौन हमारा रंगीन कागजों के लिए प्रसिद्ध है। रंगीन कागजों के लिए रंगीन कागजों के लिए रंगीन कागजों के लिए प्रसिद्ध है। तो 84 गुंबद कहाँ स्थित है, तो जालौन में स्थित है। जालौन किस लिए प्रसिद्ध है, तो रंगीन कागजों के लिए प्रसिद्ध है। और रंगीन कागजों को जीआई टैग भी मिल चुका है। ये जीआई टैग में शामिल है। जीआई टैग में शामिल है। तो 84 गुंबद कहाँ स्थित है, जालौन रंगीन कागजों के लिए प्रसिद्ध है। और जो रंगीन कागज में वो जीआई टैग में शामिल है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि गुप्त काल में ईंटों से बना बड़ा मंदिर गुप्त काल में ईंटों से बना बड़ा मंदिर है। तो गुप्त काल में ईंटों से बना बड़ा मंदिर है तो कौन सा है, तो भीतरगांव मंदिर। ये क्वेश्चन अधिकतर हमारे एग्जामों में आता है। यूपी के भीतरगांव मंदिर जो कि कानपुर देहात में स्थित है। क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे भी सकता है कि गुप्त काल में ईंटों से बना बड़ा मंदिर है तो कौन, भीतरगांव मंदिर, कानपुर देहात। क्वेश्चन आ सकता है कि भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है, तो कानपुर देहात। ऑप्शन में कानपुर नगर, कानपुर देहात में एक ही देगा, कानपुर देगा, तो हमें कानपुर ही लगाना। ठीक। इसी तरह अगला इसी से क्वेश्चन बनता है कि ये तो पता हो गया कि गुप्त काल में सबसे बड़ा मंदिर भीतरगांव मंदिर है जो कि कानपुर में स्थित है। लेकिन ये मंदिर किस भगवान के लिए है, तो ये लक्ष्मण जी का मंदिर है। भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण जी का मंदिर है। लक्ष्मण जी का मंदिर है किस भगवान के, तो लक्ष्मण जी का मंदिर है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। प्राचीनतम
जीवंत नगर है। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर किसे कहते हैं? तो वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी को बोलते हैं प्राचीनतम जीवंत नगर। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि घोषिताराम जहां जहां बुद्ध घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे। तो क्वेश्चन हमारा है घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, तो वह कहाँ है? तो कौशाम्बी। कौशाम्बी, कौशाम्बी। तो इसी तरह दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि शेर ए बलिया, शेर ए बलिया, शेर ए बलिया किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शेर ए बलिया किसे कहा जाता है? तो शेर ए बलिया चित्तू पांडे को कहा जाता है। चित्तू पांडे को कहा जाता है। चित्तू पांडे। शेर ए बलिया किसे कहा जाता है? तो शेर ए बलिया चित्तू पांडे को कहा जाता है। इन्हें बागी बलिया भी कहा जाता है। बागी बलिया भी कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा था चौरसी गुम्बद कहाँ स्थित है? तो जिला जालौन में स्थित है। जालौन जिला हमारा मध्य प्रदेश से सटा हुआ जिला है। इसी बात करते हैं कि जिला जालौन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रंगीन कागजों के लिए प्रसिद्ध है। इसे ये जीआई टैग में भी शामिल है। गुप्त काल में ईंटों से बना बड़ा मंदिर, तो भीतरगांव मंदिर जो कानपुर में स्थित है। अगर पूछे किस देवता के लिए है? तो लक्ष्मण जी का मंदिर है। इसी तरह बात करते हैं उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर, तो वाराणसी। घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, तो कौशाम्बी है। शेर ए बलिया किसे कहा जाता है? तो चित्तू पांडे को कहा जाता है। इन्हें बागी बलिया भी कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा इखलास खान का रोजा। इखलास खान का रोजा यानी मकबरा। इखलास खान का रोजा यानी मकबरा कहाँ है? तो बदायूं में है। बदायूं। इखलास खान का रोजा यानी मकबरा तो कहाँ है? बदायूं में। इसी तरह क्वेश्चन आता है संकटा माता मंदिर। संकटा माता मंदिर, संकटा माता मंदिर स्थित है। तो संकटा माता मंदिर स्थित है। तो संकटा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो वाराणसी। वाराणसी। संकटा माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी। संकटा माता मंदिर को 9 ग्रहों का मंदिर भी कहा जाता है। 9 ग्रहों का मंदिर। तो ये फिर आज 9 ग्रहों का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वाराणसी लगाएंगे। संकटा माता मंदिर तो भी हम वाराणसी भी लगाएंगे। ये क्वेश्चन आता है संकटा माता मंदिर को दूसरे अन्य किसी नाम से जाना जाता है, तो वो है 9 ग्रहों का मंदिर। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये क्वेश्चन आप सभी लोग को समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? काशी का सर्वप्रथम उल्लेख
कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है। तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है, अथर्ववेद से प्राप्त होता है। तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, यूपी से सदस्य, यूपी से सदस्य कांग्रेस की स्थापना में, कांग्रेस की स्थापना में। तो यूपी से सदस्य कांग्रेस की स्थापना मतलब कि यूपी से जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो यूपी से कितने सदस्य थे, तो 10 10। और टोटल बात करें, टोटल कांग्रेस सदस्य तो 72 कुल थे हमारे 72, और यूपी से थे 10। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि पहला केचुआ, पहला केचुआ बीज बैंक, पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है, पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है, होने जा रहा है। तो पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है, कहाँ स्थापित होने जा रहा है, तो इज्जत नगर बरेली, इज्जत नगर इज्जत नगर बरेली। तो हमने बोला था पहले कि कुछ करंट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो यूपी से रिलेटेड होंगे, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला के जो बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है, तो इज्जत नगर बरेली में स्थापित होने जा रहा है। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूपी के किस शहर को, यूपी के किस शहर को, किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है, पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो यूपी के किस शहर को पूर्व के ग्रास के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा हमारा कन्नौज, कन्नौज। तो कन्नौज को हम लोग इत्र नगरी भी बोलते हैं, इत्र नगरी और गुलाब जल नगरी भी बोला जाता है, गुलाब जल नगरी। तो यूपी के किस शहर को पूर्व के ग्रास के नाम से जाना था, तो कन्नौज। अगर बोल दे इत्र नगरी किसे कहते हैं, तो कन्नौज के, और गुलाब जल नगरी भी कन्नौज को ही कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, यूपी के किस क्षेत्र में, यूपी के किस क्षेत्र में पोटास की कमी है, यूपी के किस क्षेत्र में पोटास की कमी है। तो यूपी के किस क्षेत्र में पोटास की कमी है, तो यूपी के किस क्षेत्र में है, तो हमारा आता है जौनपुर, फूलपुर और प्रयागराज, प्रयागराज। तो यूपी के 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पोटास की कमी पाई जाती है, तो जौनपुर, फूलपुर और प्रयागराज। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि यूपी का गिद्ध,
यूपी का गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ, यूपी का गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? तो यूपी का गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? अगर आंसर की बात करें तो महाराजगंज। महाराजगंज महाराज तो यूपी का गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो महाराजगंज। महाराजगंज को अन्य किसी नाम से जानते हैं तो पहला आता है फर्नीचर, फर्नीचर के लिए महाराजगंज को फर्नीचर के लिए जाना जाता है। दूसरा आता है हमारा बुद्ध का ननिहाल। बुद्ध का ननिहाल कहाँ था? तो महाराजगंज। कुछ तीसरा क्वेश्चन आता है कि गंडक नदी का प्रवाह, गंडक नदी का प्रवाह क्षेत्र तो कहाँ है? गंडक नदी का प्रवाह क्षेत्र तो महाराजगंज है। और ये गोरखपुर से अलग करके बना जिला है। तो महाराजगंज यूपी का गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो महाराजगंज, जो कि फर्नीचर के लिए है। बुद्ध का ननिहाल महाराजगंज है। गंडक नदी का प्रवाह क्षेत्र भी महाराजगंज है। ये महाराजगंज बना तो गोरखपुर से अलग करके बना जिला है महाराजगंज। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में कृषक आयोग का गठन तो उत्तर प्रदेश में कृषक आयोग का गठन कब हुआ? तो सन 2017 में। सन 2017 में उत्तर प्रदेश में कृषक आयोग का गठन तो सन 2017 में हुआ था। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। तो अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है तो कौन सा जिला है जो अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित है? तो जिला हमीरपुर है। हमीरपुर तो अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला तो जिला हमीरपुर। तो इतने क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतरराष्ट्रीय कृषि मेला तो उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतरराष्ट्रीय कृषि मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतरराष्ट्रीय कृषि मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतरराष्ट्रीय कृषि मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। यहाँ भारत की पहली AICTE लखनऊ, भारत की पहली AICTE और लखनऊ में हमारा राहतवाड़ी केंद्र है।
राहतवाड़ी केंद्र, राहतवाड़ी केंद्र तो लखनऊ में है। अगर बात कर लें, ये हालांकि यूपी प्लस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन राहतवाड़ी केंद्र आया है तो बता दें राहतवाड़ी केंद्र हमारा लखनऊ में है। तो आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? तो आकाशवाणी केंद्र हमारा मुंबई में है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान, पहलवान हमीदा बानो का भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान हमीदा बानो का जन्म यूपी के किस जिले में हुआ? यूपी के किस जिले में हुआ? तो भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान हमीदा बानो का जन्म यूपी के किस जिले में हुआ? तो यूपी के अलीगढ़ में हुआ था। आंसर होगा हमारा अलीगढ़। आंसर हमारा होगा अलीगढ़। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? तो क्वेश्चन हमारा है मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? तो आंसर हमारा होगा कुषाण शासकों द्वारा। तो उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लखनऊ, जहां भारत की पहली AICTE है। यहाँ राहतवाड़ी केंद्र है। आकाशवाणी केंद्र हमने आपको बता ही दिया है। भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान हमीदा बानो का जन्म यूपी के किस जिले से है? तो अलीगढ़। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई? तो कुषाण शासकों द्वारा। आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।